नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2018 में पूछे गए एजुकेशन के पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। पहले तो ये जान लेते हैं शिक्षण अधिगम का सिद्धांत क्या होता है। तो शिक्षण यानी कि जो काम टीचर के द्वारा किया जा रहा है, और अधिगम यानी कि सीखना, जो काम बच्चे के द्वारा किया जा रहा है। तो कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा सिद्धांत जो कि टीचर के द्वारा सिखाने की प्रक्रिया और बच्चों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाए, उसे हम लोग शिक्षण अधिगम सिद्धांत बोलते हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कौन सा शिक्षण अधिगम का सिद्धांत नहीं है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे जब किसी काम को करने के दौरान खुद सक्रिय रहते हैं और सक्रियता की वजह से जो उनमें अधिगम होता है, यानी जो वो सीखते हैं वो एकदम स्थायी होता है, वो उनका अधिगम अर्थपूर्ण होता है। तो ये शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है, तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है। प्रेरणा का सिद्धांत, आपने थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम के अंतर्गत तत्परता का सिद्धांत देखा होगा। तत्परता क्या करता है, बच्चे अगर किसी काम में रुचि ले रहे हैं तो उस काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे, यानी कि मोटिवेट रहेंगे। और वहीं प्रेरणा का सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये भी सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत ही आएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। रुचि का सिद्धांत, बच्चा जिस भी काम में रुचि लेता है वह उसी को करने के लिए प्रेरित रहता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे को सीखने में मदद करती है, तो ये भी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, तो देखिए ये सिद्धांत नहीं है बल्कि प्रविधि है। प्रविधि जो होता है वो टीचर से रिलेटेड होता है। स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा, टीचर ही तो बनाएगा, शिक्षण किस प्रकार से कराना है, तो ये बच्चों से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसलिए ये शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, और चूंकि नहीं है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमसे यही वाला पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण के घटक हैं। ठीक है, यानी कि दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए यहां पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इस कम्युनिकेशन में क्या क्या कंपोनेंट यूज होंगे वो हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए, प्रेषक दिया गया है, यानी कि जो बोलेगा, जो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, तो ये तो होगा। दूसरा दिया गया संदेश, अब कुछ ना कुछ बोलेगा ना, या तो ईमेल के माध्यम से, या तो लिख करके चिट्ठी के माध्यम से, या तो वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो जो बोलेगा या फिर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा उसी को संदेश बोला जाता है। तो यानी ये भी पार्ट होगा, प्रेषक भी होगा, संदेश भी होगा। और ग्राही का मतलब होता है रिसीवर, यानी कि जो रिसीव करने वाला है, ये भी तो होना चाहिए ना, तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा। अब मान लीजिए मैं कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि मैं सेंडर हो गया, मैं प्रेषक हो गया, मैं क्या बता रहा हूं वो आपका संदेश हो गया, और आप अपने मोबाइल में मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यानी कि आप रिसीवर हो गए, ग्राही हो गए। तो कम्युनिकेशन के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यानी ये तीनों घटक होंगे। अब तीनों को तो टिक हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। ध्यान से देखिएगा, श्रव्य का मतलब होता है जिसे सुना जा सके, और दृश्य का मतलब जिसे देखा जा सके, यानी कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसे सुनने के साथ साथ देखा भी जा सके उसे श्रव्य दृश्य सामग्री कहते हैं। और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ये नहीं है। देखिए, रेडियो में क्या होता है कि केवल हम लोग ऑडियो को सुन सकते हैं, उसमें विजुअल क्लिप्स नहीं देख सकते, तो ये केवल श्रव्य सामग्री है, ना कि श्रव्य दृश्य, तो ये नहीं है। और चूंकि हमसे यही पूछा गया था तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों पर अगर बात करें, पहले दूसरा दिया गया चलचित्र। चलचित्र में क्या होता है कि विजुअल क्लिप्स चलते रहते हैं और उसमें ऑडियो आता है, तो यानी कि इसमें बंदा देख भी सकता है और सुन भी सकता है, यानी कि ये श्रव्य दृश्य सामग्री होगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, और ये वाला है। टेलीविजन में भी आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो ये भी श्रव्य दृश्य सामग्री है। कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये भी श्रव्य दृश्य सामग्री है। हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो रेडियो जो है वो श्रव्य दृश्य नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भ्रमण प्रविधि के चरण है। भ्रमण प्रविधि यानी कि बच्चों के लिए जब शैक्षणिक भ्रमण की व्यवस्था स्कूल मैनेजमेंट या फिर शिक्षक के द्वारा किया जाता है तो उसमें क्या क्या चरण फॉलो किए जाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्या काम किया जाता है कि बच्चे को किस बारे में शिक्षण देना है, पहले वो टॉपिक का चयन किया जाता है। ठीक है, पहले टॉपिक का चयन किया जाता है कि किस बारे में शिक्षण देना है। तो देखिए, पहले विकल्प में दिया गया शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव करना, तो ये शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य होता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। मैंने एक प्रकरण सोचा कि बच्चों को फूलों के बारे में जानकारी देना,
तो ये क्या हो गया, ये शैक्षिक उद्देश्य हो गया कि बच्चों को फूलों के बारे में शिक्षा देना है। तो ये शैक्षिक उद्देश्य हो गया जिसका चुनाव हमने कर लिया कि किस बारे में बच्चों को बताना है। अब बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण कराना है, यानी कि जो उद्देश्य हमने चुना है, शैक्षिक उद्देश्य जो चुना है उसको फुलफिल करने वाला कौन सा एप्रोप्रिएट जगह यानी स्थल हो सकता है। अब मान लीजिए मैं बच्चों को फूलों के बारे में बताना चाहता हूं, तो मैं बच्चों को फूलों के बारे में कहां पर बता सकता हूं? चिड़ियाघर में, पहाड़ी पर, सड़कों पर, किसी ऐतिहासिक स्थल पर, या फिर बगीचे में। आप खुद सोचिए इन सब में कहां पर फूल मिलेंगे? बगीचे में ही तो फूल मिलेगा। यानी कि जितने हमारे पास ऑप्शंस थे कि कहां पर बच्चे को भ्रमण के लिए ले जाना है, उसमें से हमने उन सभी स्थल में से हमने क्या किया, चयन किया कि बच्चे को बगीचे में ले जाना होगा फूलों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो यानी कि यह भी उसका चरण होगा। तीसरा देखिए, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री। अब बच्चे को, हम लोग प्राइमरी स्तर के बच्चा है तो उसको हम लोग लेकर के चले गए। अब लेकर के चले गए तो वहां पर भी तो कुछ आवश्यकता होगी। बच्चे को भूख लगेगा तो लंच के लिए, नाश्ते के लिए कुछ ले जाना होगा। यानी कि जो कुछ भी सामग्री ले जानी होगी उसका भी एक स्टेप फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट होता है। अब चूंकि 3 विकल्प तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, किस विषय के अध्ययन में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो आप प्रयोग सबसे ज्यादा किस में करते हैं? विज्ञान में ही तो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर बात करें तो इतिहास में आप क्या प्रयोग कर लेंगे? तो ये तो उत्तर होगा नहीं। भाषा की, लैंग्वेज की लैब होती है जिसमें बच्चे को कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि बच्चा भाषा का प्रयोग सुचारू रूप से कर पाए, उसके लिए किया जाता है। लेकिन यहां पर वो एक तरीके से कम्युनिकेट करता है, इसमें कुछ नया प्रयोग नहीं करता है। विज्ञान में प्रयोग किया जाता है, कुछ बना करके, कुछ करके सीखने की कोशिश की जाती है। तो भाषा भी यहां पर कम एप्रोप्रिएट है। नागरिक शास्त्र विषय तो होगा नहीं, एक ही विकल्प बचा विज्ञान विषय, इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? बार बार दोहराना यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, और इसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। जब एक ही काम बार बार होता है तो उसे आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत यह कहता है कि जब बच्चे को बाहर से मोटिवेशन दिया जाए या फिर बच्चा खुद से इंटरनली मोटिवेटेड रहे पढ़ने के लिए, तब उसका अधिगम अर्थपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन के लिए जरूरी है रुचि, और बच्चा जिस काम में रुचि लेगा उसी को आगे करने के लिए वो तत्पर रहता है। आप जबरदस्ती बच्चे को मार पीट करके नहीं पढ़ा सकते। यानी कि बच्चे का रुचि लेना जरूरी है, और जब बच्चा रुचि लेगा तब उसमें इंटरनल मोटिवेशन स्वतः जनरेट होगा, और उस इंटरनल मोटिवेशन की वजह से बच्चे का जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा खुद पढ़ने के लिए तत्पर है। तो ये बार बार दोहराने वाले सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। नियोजन का सिद्धांत ये टीचर के लिए होता है, यानी टीचर जो है बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पहले प्लानिंग करता है, नियोजन करता है कि हमें क्या क्या और किस तरीके से बच्चों को बताना है। तो ये भी कहीं ना कहीं बार बार दोहराने से संबंधित नहीं है। चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत क्या होता है कि मैं बच्चों को क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहता हूं और उसके लिए क्या प्रविधि मुझे अपनाना होगा एज ए टीचर। तो ये होता है चयन का सिद्धांत। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? वही चीज बार बार रिपीट होना। यही तो प्रश्न में पूछा गया है कि बार बार दोहराना, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, वो आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। तो देखिए, डीएलएड जो है वो स्पेशली प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो आपको जो उत्तर देना होता है वो प्राइमरी स्तर के बच्चों को ध्यान में रख करके ही उत्तर देना होता है। यहां तक क्लियर? अब एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि बच्चों को खेल के माध्यम से ही बताना है और कहानियों के माध्यम से बताना है। क्यों खेल के माध्यम से? क्योंकि बच्चे खेल में रुचि लेते हैं, और आपने थॉर्नडाइक का तत्परता का सिद्धांत पढ़ा होगा, जिसमें बच्चा खुद से रुचि ले रहा है, वो काम को करने के लिए खुद तत्पर रहता है, यानी कि वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वो खुद शामिल रहेगा अगर वो खेल के माध्यम से पढ़ेगा, रुचि लेते हुए पढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये भी कहती है कि बच्चों को करके सीखने का मौका देना है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, तो कहानियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, करके सीखने के माध्यम से, यानी गतिविधि के माध्यम से, ये सब जो होता है वो आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए प्रविधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए इसी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर हम लोग बात करें तो पहला दिया गया व्याख्यान विधि। व्याख्यान यानी कि लेक्चर दे करके। तो देखिए, लेक्चर जो एक तरीके से स्ट्रेटेजी है वो प्राइमरी स्तर के लिए नहीं है, क्योंकि प्राइमरी स्तर का बच्चा अगर आप उसको लेक्चर देकर के चले जाएंगे तो वो चीजों को नहीं समझेगा, क्योंकि बच्चे के लिए सब कुछ नया है। एनसीएफ इसीलिए कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताइए। परिवेश यानी कि बच्चा जो मूर्त अवस्था में चीजों को देखा हुआ है, प्राइमरी स्तर के बच्चे को कैसे बताया जाता है? जैसे क
वर्ण सिखाना है तो क से कबूतर उसको जोड़ करके बताया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने परिवेश में कभी ना कभी तो कबूतर को देखा होगा। ये कबूतर वो चूंकि प्रत्यक्ष अवस्था में देखा है, मूर्त अवस्था में देखा है, इसी से जोड़ करके उसको क वर्ण बताया जाता है। जब बच्चे को व्याख्या दी जाएगी तो व्याख्या में इस प्रकार से मूर्त चीजों को कोरिलेट नहीं किया जाता है। जैसे आप पीजी में देखेंगे, यूजी में देखेंगे, लेक्चरर आकर के लेक्चर देकर के चले जाते हैं, तो उस तरीके से प्राथमिक स्तर के बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इसलिए यह विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। स्पष्टीकरण भी नहीं होगा, अवलोकन एवं निरीक्षण विधि भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। पहला देखिए प्रश्नोत्तर, तो ये भी शिक्षण प्रविधि होता है, वर्णन ये भी शिक्षण प्रविधि होता है, कहानी कथन ये भी शिक्षण प्रविधि होता है। अब तीनों को तो हम लोग टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो पहले जानते हैं कि शिक्षण का सूत्र क्या होता है। तो कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई भी ऐसा नियम जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया आसान हो जाती है बच्चों के लिए, उस मार्ग, उस गतिविधि, उस पथ को हम लोग शिक्षण सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी एक ऐसा रास्ता जो कि बच्चे के शिक्षण यानी सीखने की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया को आसान बनाए, उसे ही शिक्षण सूत्र के तौर पर जानेंगे। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात यानी जो बच्चा जानता है, मूर्त अवस्था में देखा हुआ है। एनसीएफ इसीलिए बोलता है कि बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान यानी जो वो मूर्त अवस्था में देखे हुए हैं उससे जोड़ करके नए ज्ञान यानी अमूर्त चीजों को बताइए। यही तो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये शिक्षण का सूत्र है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए पूर्ण से अंश की ओर। तो पूर्ण से अंश की ओर ये भी शिक्षण का सूत्र है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। जब बच्चे को किसी नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाता है, जैसे मान लीजिए साइकिल के बारे में बताया जाता है, तो बच्चे में पहले क्या होता है, आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो बच्चे में पहले केंद्रीकरण होता है कि वह किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी चीज को पहले एक बार में, मतलब केवल वो एक ही पॉइंट पर केंद्रित कर पाता है। तो बच्चा अगर आप उसको साइकिल दिखाएंगे तो वो केवल साइकिल देख रहा है, उसके अंदर के पार्ट्स कि जैसे उसमें टायर भी है, उसमें पहिया भी है, उसमें हैंडल भी है, उसमें पैडल भी है, उसमें चेन भी है, ये सभी चीजों को नहीं देख पा रहा है क्योंकि बच्चे का अभी मानसिक स्तर उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है। तो इसीलिए बच्चे को पहले पूर्ण से उसके बाद अंश की ओर। पूर्ण क्या हो गया? पूर्ण यहां पर पूरा साइकिल हो गया, और अंश क्या हो गया कि उसका टायर है, उसमें ट्यूब है, उसके बाद से पैडल है, उसमें चैन है, ये उसका अंश हो गया। यानी बच्चे को पूर्ण से अंश की ओर सिखाया जाता है, ये शिक्षण सूत्र होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब यह भी एक तरीके से पूर्ण से अंश की ओर है, यानी किसी बड़े पार्ट को दिखा करके उसके बाद उसके अंदर के सूक्ष्म पार्ट को दिखाने की बात की जा रही है। तो यह भी पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत की तरह ही होता है। तो यह भी कहीं ना कहीं शिक्षण का सूत्र है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत ये सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यह शिक्षण का सूत्र नहीं है। देखिए, सीखने का जो सिद्धांत है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है, और शिक्षण का जो सूत्र होता है वो टीचर से जुड़ा हुआ आता है। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चों को कौन ले जाएगा? शिक्षक ले जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर कौन ले जाएगा? शिक्षक ले जाएगा बच्चों को। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन ले जाएगा? शिक्षक ले जाएगा। लेकिन प्रेरणा का सिद्धांत देखिए, बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन भी हो सकता है। इंटरनल मोटिवेशन कैसे आएगा? बच्चे के खुद से आएगा। यानी बच्चा जब खुद से रुचि लेगा, तत्पर रहेगा चीजों को सीखने के लिए, तब वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहता है चीजों को सीखने के लिए। तो प्रेरणा का सिद्धांत जो है वो अधिगम के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ना कि शिक्षण के सिद्धांत से। यही हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ध्यान से समझिएगा। पूर्व ज्ञान क्या होता है? जो बच्चे को ज्ञात है। पूर्व ज्ञान क्या हो गया? जो बच्चा अपने मूर्त अवस्था में परिवेश में देखा हुआ है, यानी जिसके बारे में वो जानता है, उसे ज्ञान है, उसे ज्ञात है। और नया ज्ञान क्या हो गया? जो बच्चे के संज्ञान में नहीं है, यानी बच्चा जिसके बारे में नहीं जानता, उसे क्या बोलेंगे? अज्ञात बोलेंगे। यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सहयोग की भावना का विकास किससे संभव है? तो देखिए, सहयोग हम लोग कब करेंगे? जब हमारे अंदर सामाजिकता आएगी कि हम मनुष्य जो है वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे अगर हमारे बाल बढ़ रहे हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? नाई की जरूरत पड़ेगी, और नाई को हमारी जरूरत है। क्यों? क्योंकि अपना जीवन यापन करने के लिए वो पैसे कहां से कमाएगा? हमारे बाल काट करके कमा रहा है। यानी मनुष्य की एक दूसरे पर निर्भरता है, और इसीलिए हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये कैसे आएगा? जब हम लोग समूह कार्य करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है
बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है? कल्पना शक्ति यानी बच्चों में इमेजिनेशन पावर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, बच्चे को जब कहानी सुनाया जाता है, जैसे नाना नानी, दादा दादी या फिर टीचर के द्वारा अगर कहानी सुनाया जा रहा है कि एक समय में एक राजा था, वो शिकार के लिए जंगल में जाया करता था अपने रथ पर बैठ करके। अचानक से एक दिन उसके सामने शेर आ गया और उसने शेर का शिकार कर दिया। अब देखिए, ये घटना बच्चे के सामने प्रत्यक्ष अवस्था में, प्रत्यक्ष मूर्त अवस्था में नहीं हो रही है, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि हाँ, राजा किस प्रकार से रथ पर बैठ करके जा रहा होगा। वो इमेजिन करने लगता है कि अचानक से शेर आया होगा तो क्या सिचुएशन बना होगा। तो ये कहानी के माध्यम से हम लोग बच्चे में कल्पना शक्ति को विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कहानी द्वारा इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर बात करें समूह कार्य द्वारा, तो समूह से बच्चों में सहयोग की भावना, सामाजिकता का विकास होता है, ना कि कल्पना शक्ति का। तो ये उत्तर नहीं होगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि के द्वारा क्या होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में टीचर जान पाता है, तो इसमें कल्पना शक्ति का विकास नहीं होगा। व्याख्यान जो होता है उसमें क्या होता है, लेक्चरर विधि, तो ये तो बिल्कुल ही कल्पना शक्ति का विकास नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कहानी द्वारा इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रेमंड का है। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 रेमंड का बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? तो जब बच्चे को कोई अधिगम प्रक्रिया कराई जा रही है, कोई बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट में बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो सबसे पहले तो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से बच्चे को आ रही समस्या के बारे में एज ए टीचर हम लोग जानते हैं। अब हमें समस्या पता चल गई, अब उस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग बच्चे का रेमेडियल टीचिंग करते हैं, जिसे हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो ये कैसे किया जा सकता है? क्रियाकलाप के माध्यम से। देखिए, अभ्यास कार्य कराना, यानी बच्चे को जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है उसका अभ्यास कराना है। जैसे मान लीजिए मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन है, किसी कॉन्सेप्ट में बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो उस कॉन्सेप्ट पर आधारित अनेक प्रश्नों का बच्चे को अभ्यास कराया जा सकता है ताकि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को सीख पाए। तो ये तो बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा देखिए, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करके। तो मान लीजिए बच्चे को मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा, तो प्रत्यक्ष तौर पर हम लोग बच्चे को खेल के माध्यम से गणित भी सिखा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए बच्चे को 2+2 सिखाना है, 2+2 = 4। देखिए, प्राइमरी स्तर के बच्चे के लिए ही डीएलएड कोर्स बनाया गया, तो आप जो भी उत्तर देंगे वो प्राइमरी स्तर के बच्चे को ध्यान में रख करके ही उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, तो बच्चे को खेल के माध्यम से कैसे सिखाया जाएगा? बच्चे को बोला जाएगा कि 2 बच्चे एक ग्रुप में रहिए और 2 बच्चे अलग ग्रुप में रहिए। अब बच्चे को बोला जाएगा कि ये पहला ग्रुप जो है 2 बच्चों का, वो आकर के इन दोनों बच्चों के साथ खड़े हो जाइए। तो पहले से 2 बच्चे यहां पर थे और ये वाले 2 बच्चे जब यहां पर खड़े आ जाएंगे तो टोटल बच्चे 4 हो जाएंगे। अब कक्षा के बच्चों को बोला जा सकता है कि यहां पर टोटल कितने बच्चे हैं, तो अब बच्चा काउंट करके बताएगा कि 1 2 3 4, टोटल 4 बच्चे हैं। तो इस प्रकार से बच्चे को मूर्त अवस्था में जोड़ की प्रक्रिया को समझाया जा सकता है कि 2+2 किस प्रकार से 4 होता है। तो ये भी खेल ही तो है, और अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चे में ये जो जोड़ का संकल्पना समझ में नहीं आ रहा था उसको बच्चे को समझाया जा सकता है, यानी खेल के माध्यम से भी बच्चे में उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। तीसरा देखिए, समूह चर्चा द्वारा। अब मान लीजिए कि कोई एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे को मिसकॉन्सेप्शन हो गया है, तो मिसकॉन्सेप्शन यानी कि भ्रांति, उस गलत अवधारणा के बारे में हम लोग कब जानेंगे? जब बच्चा हमसे बात करेगा, हम तभी तो हम जान पाएंगे कि बच्चे ने क्या कॉन्सेप्ट अपने मन में बना लिया है। तो उसके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम उससे बातचीत तो करेंगे ना, यानी कि कहीं ना कहीं समूह चर्चा की बात हो रही है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग बच्चे में उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही होगा। अब तीनों विकल्प इसके सही है, तो 3 विकल्प तो टिक कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सभी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। देखिए, संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक पक्षीय और दूसरा होता है द्विपक्षीय। एक पक्षीय क्या होता है? जैसे कि आप रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो सुनने के दौरान आप कुछ कम्युनिकेट तो कर नहीं रहे, आप रिसीवर हैं, और रेडियो क्या है? जहां से वो एक तरीके से प्रोग्राम सेंड किया जा रहा है, यानी कि कम्युनिकेट किया जा रहा है, वो क्या है? वो सेंडर है। यानी कि जो रेडियो स्टेशन है वो सेंडर हो गया, इंफॉर्मेशन को सेंड करने वाला, और आप क्या है? आप रिसीवर हैं, रेडियो को सुन रहे हैं। तो वहां से इंफॉर्मेशन केवल आप प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो यानी कि वहां पर मान लीजिए ये रेडियो स्टेशन हो गया, और मान लीजिए कि ये आप हैं। ठीक है, तो ये 1 वे कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन केवल ऐसे जाएगा। अब मान लीजिए कि आप मोबाइल से बात कर रहे हैं किसी बंदे से, ये मान लीजिए आप हैं, ये मान लीजिए दूसरा बंदा है। ठीक है, तो आप मोबाइल से बोल रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन इधर की तरफ हो रहा है, और जब ये बंदा रिप्लाई करेगा तो कम्युनिकेशन इधर की तरफ हो रहा है। यानी कि ये 1 वे हो गया जिसे एक पक्षीय बोलेंगे, और ये 2 वे हो गया जिसे द्विपक्षीय बोलेंगे। तो संप्रेषण प्रभावी कब होगा? जाहिर सी बात है जब 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस दौरान आप अपने मोबाइल में मेरी आवाज को सुन रहे हैं,
लेकिन आप रिप्लाई नहीं दे सकते, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। क्या ये प्रभावी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए कि आपको किसी प्रश्न में डाउट है, तो अगर आप उधर से मेरे से पूछ सकते थे लाइव में, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता। इसीलिए कक्षा में देखेंगे बच्चे को टू वे कम्युनिकेशन के लिए प्रेरित किया जाता है कि बच्चे प्रश्न ज़्यादा पूछें, क्योंकि कक्षा में जब टीचर बोल रहा है यानी कम्युनिकेट कर रहा है, तो बच्चे केवल अगर शांत बैठ करके उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया, तो वो प्रभावी नहीं होगा। जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो टीचर भी कुछ बोल रहा है और बच्चे भी कुछ बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? द्विपक्षीय यानी कि टू वे कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 16वां प्रश्न पूछा गया था, किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख करिए। तो यहां पर आप पहला लिख सकते हैं सरल से जटिल की ओर, और दूसरा लिख सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल से जटिल की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसमें एक लाइन आप लिख सकते हैं कि इसमें बच्चे को पहले आसान से फिर कठिन की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए जो बच्चे को ज्ञात है उस पर आधारित नए ज्ञान को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 शिक्षण सूत्र लिख सकते हैं और एक एक लाइन लिख देंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है। तो रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे जिस भी काम में रुचि लेंगे उसी को करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि रुचि की वजह से बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होता है और उसकी वजह से वह उस काम को करने के लिए प्रेरित रहता है। तो रुचि की वजह से बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा, जिससे बच्चा अधिगम प्रक्रिया के लिए तत्पर रहेगा। ठीक है, तो ये रुचि का सिद्धांत आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, संप्रेषण के प्रकार कौन से हैं। तो संप्रेषण के मेनली 2 प्रकार होते हैं। पहला वर्बल कम्युनिकेशन जिसे शाब्दिक संप्रेषण बोलते हैं, और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे अशाब्दिक कम्युनिकेशन बोलते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण बोलते हैं। जैसे कि शाब्दिक संप्रेषण किसे बोलते हैं? जैसे कि मैं आपसे बोल करके कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो ये शाब्दिक कम्युनिकेशन हो गया। और अशाब्दिक किसे बोलेंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है क्लास में और कोई एक टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो मान लीजिए टीचर किसी बात पर गुस्सा हुआ, तो बिना बोले वह अपने आंख के भावों को ऊपर जब चढ़ा लेता है तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ टीचर गुस्सा में है। यानी कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करना दूसरे से। अब यहां पर जो टीचर का भाव क्या था कि मैं गुस्सा हूं, तो उसको उसने कैसे एक्सप्रेस किया? अपने फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से। यानी जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं उसके इस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया कि हाँ टीचर गुस्सा है। तो यही तो होता है ना कि विचारों का आदान प्रदान ही तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहलाता है। तो बोल करके भी किया जा सकता है और अपने चेहरे के भाव भंगिमा के माध्यम से, अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो इसीलिए संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, पहला वर्बल यानी कि शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या होता है? इसमें बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर बच्चे टीचर से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका क्या महत्व है? तो देखिए, जब भी बच्चों से प्रश्न पूछा जाएगा तो बच्चे कक्षा में सक्रिय रहेंगे। मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं और मैं कक्षा में पढ़ाने गया, वहां पर मैं बच्चों से कुछ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने लगा, तो क्या बच्चे इसमें सक्रिय हैं? नहीं, वो बिल्कुल शांत बैठे रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि बच्चे जब सक्रिय माध्यम से किसी चीज को सीखते हैं तब वो उन चीजों को अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकते हैं। तो जब मैं बच्चों से प्रश्न पूछूंगा तो जाहिर सी बात है बच्चे उसका जवाब देंगे, या फिर बच्चे अगर कुछ प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। यानी कि कम्युनिकेशन क्या हो रहा है? टू वे हो रहा है। यानी कि बच्चे भी टीचर से बात कर रहे हैं और टीचर भी बच्चों से बात कर रहे हैं। तो इस दौरान बच्चे सक्रिय बने रहते हैं पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो पहला महत्व तो आप ये लिख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से बच्चों को कक्षा में सक्रिय रखा जा सकता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना। परिवेश क्यों से जोड़ने की बात क्यों की जाती है? क्योंकि बच्चा जो कुछ भी अपने परिवेश में, अपने वातावरण में देखा हुआ है, वह उसका मूर्त अवस्था में उसने देखा हुआ है, यानी कि वह उसका ज्ञान हो गया, उसके बारे में बच्चे को जानकारी है। यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए ही, उससे जोड़ते हुए ही नए ज्ञान देने की बात की जाती है। इसीलिए प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से ही हम बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि मैं बच्चों को मान लीजिए न्यूटन के नियम के बारे में बताना चाहता हूं, तो न्यूटन के नियम से संबंधित बच्चे क्या क्या जानते हैं, पहले इतना तो जानेंगे तभी तो हम उससे आगे बच्चों को बता पाएंगे। तो ये बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानने में प्रश्नोत्तर प्रविधि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये प्रमुख दो महत्व आप लिख देंगे तो ये 1 नंबर का प्रश्न है, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, गतिविधि आधारित शिक्षण की 2 उपयोगिता
लिखिए। गतिविधि आधारित शिक्षण का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गतिविधि करके दिखाया जा रहा है, ठीक है, किसी ना किसी गतिविधि के माध्यम से बच्चे को सिखाया जा रहा है। तो इसकी उपयोगिता में पहला आप लिख सकते हैं कि गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बालकों का ज्ञान स्थायी हो जाता है। क्यों स्थायी होता है? क्योंकि बच्चा खुद से करके सीख रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यही बात मेंशन की गई है कि बच्चों को खेल के माध्यम से, खुद के अनुभव के माध्यम से, करके सीखने के माध्यम से सीखना जो होता है वो अर्थपूर्ण होता है। तो गतिविधि में बच्चा खुद भी तो शामिल होगा। तो जब गतिविधि में बच्चा खुद भी शामिल है, खुद से करके सीख रहा है, तो इसका ये जो ज्ञान होगा वो अर्थपूर्ण होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं, इसके द्वारा अधिगमकर्ताओं में सामाजिकता की भावना विकसित की जा सकती है। जैसे मान लीजिए बच्चे ग्रुप में कोई गतिविधि कर रहे हैं, तो ग्रुप में रहने से क्या होगा, बच्चे सामाजिकता के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ बच्चे सक्रिय रहते हैं। तो ये सब प्रमुख कारण, इसकी उपयोगिता आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? देखिए, इसका उत्तर इसके नाम में ही छुपा हुआ है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, पहला बहु और दूसरा स्तरीय। स्तर यानी कि लेवल की बात की जा रही है, और बहु का मतलब मल्टीपल, यानी कि एक कक्षा में अलग अलग स्तर के बालक हो सकते हैं। कोई बहुत प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, कोई बहुत कमजोर बालक हो सकता है, कोई सामान्य बालक हो सकता है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे को उसके स्तर के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज करके कक्षा में शिक्षण कराना ही बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण कहलाता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। समावेशी कक्षा यह कहता है कि चाहे किसी भी प्रकार की अधिगम विक्षमता क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता क्यों ना हो, सबको एक साथ लेकर के चलना है, और इसी कॉन्सेप्ट को समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि बाल विकास के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, वो ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है, प्रत्येक बच्चे का जो शारीरिक डेवलपमेंट है, वो अलग अलग हो सकता है। वो कैसे डिफाइन होता है? वो बच्चे के आनुवांशिक लक्षण के साथ साथ वातावरण पर डिपेंड करता है। यानी प्रत्येक बच्चे का मानसिक स्तर अलग अलग हो सकता है। अब प्रत्येक बच्चे के मानसिक स्तर के हिसाब से ही हमें उनको शिक्षण देना है। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत प्रतिभाशाली बालक है और एक बहुत कमजोर बालक है, तो बहुत प्रतिभाशाली बालक को अगर आप बहुत आसान चीजें बताएंगे तो उसका मानसिक विकास उस हिसाब से नहीं हो पाएगा जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर था। अब मान लीजिए बहुत कमजोर बालक है, उसको आप उस हिसाब से पढ़ाएंगे जिस प्रकार से बहुत प्रतिभाशाली बालक है, तो वो चीजों को नहीं समझ पाएगा क्योंकि वह उसके लेवल से ऊपर है। यानी जरूरत यह है समावेशी कक्षा में कि प्रत्येक बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके मानसिक स्तर के हिसाब से बताया जाए। इसीलिए उनको अलग अलग स्तर पर कैटेगराइज करके और प्रत्येक स्तर पर बच्चों को शिक्षण देना, यही बोला जाता है बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण। अगला प्रश्न पूछा गया है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का क्या अभिप्राय है? पूर्ण से अंश की ओर यानी कि इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बालक के समझ में आने वाली पूर्ण पाठ्य वस्तु तथा तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत कर धीरे धीरे उनके अंशों के ज्ञान की ओर अग्रसर करना ही पूर्ण से अंश की ओर है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मान लीजिए बच्चे को बॉडी के बारे में बताना है, शरीर के अंगों के बारे में बताना है, तो पहले मनुष्य का पूरा बॉडी वो एक बार में देख रहा है, यानी कि पूरा मनुष्य का वो देख करके समझ रहा है कि हाँ पूरा ये मनुष्य है, तो वो पूरा क्या हो गया, वो पूर्ण हो गया। अब बच्चों के बताएंगे कि इस पूरे बॉडी में बच्चे का ये आँख होता है, ये नाक होता है, ये इसका मुंह होता है, ये इसका पूरा फेस बोला जाता है, ये इसका हाथ है, ये इसकी हथेली है, ये इसकी उंगलियां हैं, ये इसका पैर है, ये इसका पेट है, ये इसका गर्दन है। ये सब क्या है? ये अंश है, उस बॉडी का अंश है। यानी कि पूर्ण से अंश की ओर यानी संपूर्ण संरचना से उसके पार्ट्स की ओर बच्चों को शिक्षण देना ही पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का अभिप्राय होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नों की दो विशेषता लिखिए। तो प्रश्नों की विशेषता में आप लिख सकते हैं, पहला कि प्रश्न की भाषा स्पष्ट एवं निश्चित होनी चाहिए जिससे छात्र प्रश्न को भली भांति समझ सके, और दूसरा प्रश्नों की रचना बालक की व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए, और तीसरा आप लिख सकते हैं कि प्रश्न का जो स्तर होना चाहिए वो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। तो दो ही विशेषता आपको पूछा गया था, कोई भी आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? पुनर्बलन कौशल का क्या उद्देश्य है? तो पहला आप लिख सकते हैं कक्षा के अवधान को निरंतर बनाए रखना, दूसरा आप लिख सकते हैं छात्रों को और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है? तो जिस सामग्री का प्रयोग शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं और विद्यार्थी उसे देखकर, सुनकर और प्रयोग करके सीखते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी सामग्री जो कि बच्चों को सीखने में मदद करेगा वो शिक्षण अधिगम सामग्री हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 26 की। पूछा गया है कि शिक्षण के दो उद्देश्यों को बताइए। तो पहला उद्देश्य आप लिख सकते हैं
विद्यार्थियों की विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और दूसरा आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान को स्थायी करना। ठीक है, तो ये दो प्रमुख उद्देश्य आप लिख सकते हैं। 27वां प्रश्न पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो जब भी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट बताया जाएगा तो कॉन्सेप्ट में आ रही समस्याओं को जानने के लिए, यानी उनकी कठिनाइयों को जानने के लिए हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसे निदानात्मक परीक्षण बोलते हैं। अब निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से बच्चों को आ रही समस्याओं के बारे में एज ए टीचर हम लोगों को पता चल गया। अब उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो पुनः शिक्षण किया जाता है उसे हम लोग उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण समस्याग्रस्त विद्यार्थियों को समस्या से मुक्त करने की पद्धति है। इसके अंतर्गत बालक द्वारा अधिगम अनुभवों को अर्जित करने में जिन कठिनाइयों एवं कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, उपचारात्मक परीक्षण के माध्यम से उन दोषों के वास्तविक कारणों का पता लगा करके उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहानी कथन प्रविधि के क्या उद्देश्य हैं। तो कहानी कथन प्रविधि के दो उद्देश्य आप लिख सकते हैं। चूंकि एक ही नंबर का प्रश्न है तो दो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। पहला लिख सकते हैं कि बच्चों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना, और दूसरा आप लिख सकते हैं बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं बच्चों को कल्पनाशील बनाना। ये सभी चीज़ें कहानी कथन प्रविधि के उद्देश्य के तौर पर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे किसी काम को किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में अगर क्रियाशील है, यानी खुद से करके सीख रहे हैं, तो उनका वो अधिगम जो होता है वो अर्थपूर्ण हो सकता है। तो इसकी क्या उपयोगिता है, तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की उपयोगिता से अभिप्राय ऐसे शिक्षण से है जिसमें बालक की स्वयं की क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान बालक के किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है। इसमें बालक के शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये आप उपयोगिता लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विवरण प्रविधि किसे कहते हैं। विवरण प्रविधि को डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि विवरण प्रविधि का अर्थ क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन से होता है। विवरण पद्धति कहानी का एक रूप है। इसका उद्देश्य बालकों के मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र बनाना है जिससे वे विषय वस्तु को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दोस्तों यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 31वां प्रश्न पूछा गया था, प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहला आप लिख सकते हैं कि इस प्रविधि की सफलता के लिए पूर्व नियोजन होना आवश्यक है, यानी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, टीचर के द्वारा। दूसरा आप लिख सकते हैं, इस प्रविधि में छात्रों के द्वारा की जाने वाली क्रिया कम खर्चीली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोई प्रयोग प्रदर्शन विधि कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हैं कि इस प्रविधि में अध्यापकों को छात्रों द्वारा प्रयोगात्मक कार्य का चुनाव करते समय उसके शैक्षिक महत्व और उद्देश्य पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो प्रयोग किया जा रहा है वो जिस शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है उसको प्राप्त करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा उद्देश्य कुछ और सिखाना है और प्रयोग कुछ और किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि इस योजना के क्रियान्वयन में शिक्षक का पथ प्रदर्शन एवं सहयोग विद्यार्थियों को समय समय पर मिलना चाहिए, जिससे शिक्षक का व्यक्तित्व और ज्ञान निरर्थक ना रहे। इस प्रकार से आप इसमें महत्वपूर्ण सावधानियां लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख करिए। तो खेल पर आधारित कौन कौन सी पद्धति हो सकती है। पहला किंडरगार्टन पद्धति, ठीक है, दूसरा मॉन्टेसरी पद्धति, तीसरा ह्यूरिस्टिक पद्धति जिसे खोज प्रविधि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे खुद से खेल के माध्यम से खोज करके सीखते हैं। चौथा लिख सकते हैं प्रोजेक्ट पद्धति, पांचवा लिख सकते हैं डाल्टन पद्धति। ये सभी जो है वो खेल पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए पहला लिख सकते हैं कि विषय वस्तु को रोचक एवं आकर्षक बनाने में जो शिक्षण अधिगम सामग्री होता है वो उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, दूसरा आप बता सकते हैं कि शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा भाषागत दोषों एवं भ्रमों को निवारण करने में भी उपयोगी होता है। भाषागत दोष क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा बालक है जो विद्यालय में भाषा प्रयोग की जा रही है उस भाषा को नहीं समझ पा रहा है, तो कम से कम वो जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसको देख करके समझ सकता है कि हाँ कि इस टॉपिक पर बातचीत की जा रही है। ठीक है, चौथा आप लिख सकते हैं कि कक्षा के नीरस वातावरण को रुचिपूर्ण बनाने में ये जो सामग्री होती है वो हेल्पफुल होती है। पांचवा लिख सकते हैं कि पुनर्बलन प्रदान करने में सहायक होता है। छठा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है।
सातवां, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाता है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे मूर्त अवस्था में जिन चीज़ों को देखते हैं उन चीज़ों के बारे में अपनी एक स्थायी अवधारणा, एक स्थायी संज्ञान बना लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगला लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों की श्रव्य दृश्य इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, क्योंकि बच्चे जब कोई अधिगम सामग्री देखेंगे तो जाहिर सी बात है देखने से उनकी आंख की जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव है, और साथ ही साथ जब उनके बारे में सुनेंगे तो कान की इंद्रियां एक्टिव है। एक सिद्धांत ये कहता है कि जितनी ज़्यादा इंद्रियां बच्चों की एक्टिव रहती है उनका अधिगम जो है उतना ही अधिक एक तरीके से अर्थपूर्ण हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इस शिक्षण कौशल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पहला शिक्षण, दूसरा कौशल। तो कौशल का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया को करने का अपना एक सर्वोत्तम तरीका होता है, उसी सर्वोत्तम तरीके को कौशल यानी कि स्किल बोला जाता है। अब शिक्षण कौशल क्या होता है, यानी कि शिक्षण कार्य में कुशलता, यानी कि शिक्षण अच्छे ढंग से, सर्वोत्तम ढंग से करना ही शिक्षण कौशल कहलाता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया था कि दो शिक्षण कौशलों का स्पष्ट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो कोई भी दो शिक्षण कौशल आप लिख सकते हैं। पहला, पाठ प्रस्तावना कौशल। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान तथा अनुभवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें लक्ष्य, पूर्व ज्ञान और पूर्व अर्जित कौशलों के आधार पर शिक्षण उद्देश्यों में स्पष्टता लाया जाता है। ठीक है, तो पाठ प्रस्तावना कौशल में क्या करते हैं, बच्चों को पहले हम लोग बताते हैं कि बच्चों से पहले जिस भी टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं सबसे पहले उनसे उनके पूर्व ज्ञान के बारे में जानने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो पहला पाठ प्रस्तावना कौशल आप लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं उद्देश्य कथन कौशल। अब मान लीजिए बच्चे से आप प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, लेकिन एक प्रश्न जिस पर आकर के जाकर के वो अटक गया, तो अब आप उसको उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चे आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बच्चों को आप त्रिभुज बताना चाहते हैं, तो बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई संरचना को क्या कहते हैं। अगर बच्चे बता लिए कि त्रिभुज कहते हैं, उसके बाद से अगला आप पूछेंगे कि त्रिभुज के कितने कितने प्रकार हो सकते हैं, तो कुछ बच्चे अलग अलग जवाब देंगे कि कोई समबाहु बोलेगा, कोई विषमबाहु बोलेगा, कोई समद्विबाहु बोलेगा, कोई न्यून कोण त्रिभुज बोलेगा, ये सब बोलेगा। उसके बाद से आप अगला पूछ सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। अगर बच्चे बता लिए तब तो ठीक है, अगर नहीं बता पाए तो यहीं से आपका उद्देश्य कथन कौशल शुरू होता है कि बच्चे आज हम लोग त्रिभुज के बारे में रोचक तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, और इसके बाद से टीचर पढ़ाना शुरू करता है। ठीक है, तो ये दो प्रमुख कौशल आप लिख सकते हैं, पहला पाठ प्रस्तावना कौशल और दूसरा उद्देश्य कथन कौशल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले यह जानना होगा कि बहुकक्षा शिक्षण किसे कहते हैं। बहु का मतलब हो गया एक से ज़्यादा, और कक्षा का मतलब कि अलग अलग का क्लास। आप लोग उत्तर प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में देखते होंगे कि एक ही टीचर पूरे स्कूल को संभाल रहा है। अब प्राइमरी विद्यालय है तो जाहिर सी बात है उसमें कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चे होंगे, यानी प्रत्येक बच्चे अलग अलग कक्षा से संबंधित हैं। तो टीचर चूंकि एक ही है तो वो क्या करता है कि सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बैठा करके पढ़ाने लगता है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसे ही बोलते हैं बहुकक्षा शिक्षण, यानी कि टीचर की अवेलेबिलिटी ना होने की कंडीशन में प्रत्येक कक्षा के बच्चों को एक ही कक्षा में शामिल करा करके पढ़ाना, इसे ही बोलते हैं बहुकक्षा शिक्षण। ठीक है, अब हमसे यह पूछा गया है कि इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो उपयोगिता क्या है कि शिक्षक की अनुपस्थिति में बहुकक्षा शिक्षण किया जा सकता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि एक टॉपिक अलग अलग कक्षाओं में वो हो सकता है। जैसे कि गणित में मान लीजिए कोई टॉपिक है तो वो कक्षा 1 में भी हो सकता है, कक्षा 2 में भी हो सकता है। तो जो कॉमन टॉपिक होते हैं उसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कक्षा को शामिल करके, दो कक्षाओं को एक साथ शामिल करके हम लोग उनको बता सकते हैं। तो ये भी उपयोगिता के तौर पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षण प्रविधि की कक्षा शिक्षण में उपयोगिता हमसे पूछा जा रहा है। पहला आप लिख सकते हैं कि शिक्षण की नवीन तकनीकों की जानकारी के लिए आवश्यक होता है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करने में आवश्यक होता है, शिक्षण की प्रकृति का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है, शिक्षण एवं अधिगम संबंधों को स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। 4 शिक्षण सूत्र हमसे पूछा गया, तो पहला आप लिख सकते हैं सरल से जटिल की ओर। इसमें क्या होता है, बच्चे को कठिनाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले बिल्कुल कठिन दे देंगे, पहले आसान से शुरू करेंगे, सरल से शुरू करेंगे, फिर उसको कठिन की तरफ ले चलेंगे। तो पहला हो गया। दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको आधार बनाते हुए जो चीजें उसको ज्ञात हैं उससे उसको अज्ञात की तरफ ले जाएंगे। तो ये हो गया दूसरा शिक्षण सूत्र। तीसरा आप लिख सकते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जिसमें बच्चे को
बड़ी चीजों को पहले बताते हैं, उसके बाद उसके पार्ट्स यानी सूक्ष्म चीजों के बारे में बताते हैं। तो ये तीसरा हो गया। इसके बाद से चौथा आप लिख सकते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर, उसके बाद से अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सब आपका। इसके अलावा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा हमसे इसकी उपयोगिता के बारे में भी पूछा गया था। तो उपयोगिता में आप लिख सकते हैं कि इस शिक्षण सूत्रों के प्रयोग द्वारा वह बालक की संप्राप्ति को अपेक्षित स्तर तक पहुंचा सकता है। अपेक्षित स्तर क्या होता है? कक्षा 3 में अगर बालक है तो कक्षा 4 में तभी जाएगा जब वो अपेक्षित स्तर कक्षा 3 को प्राप्त कर लेगा। यानी कि जो चीजें, जो एबिलिटी किसी कक्षा के अंत में, सत्र के अंत में कम से कम बच्चे को आनी चाहिए, उसे ही बोलते हैं न्यूनतम स्तर, ठीक है, या फिर अपेक्षित स्तर। तो ये अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने में ये जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो टीचर की मदद करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसकी उपयोगिता लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कि शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या महत्व है। तो देखिए, प्रेरणा जो होता है, मोटिवेशन होता है, वो बच्चों को सीखने के लिए बहुत प्रेरित करता है। जैसे कि आप जब बच्चे रहे होंगे तो आपके माता पिता के द्वारा कहा जाता होगा कि बेटा अगर तुम कक्षा में फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें ये इनाम दूंगा या फिर ये साइकिल खरीद के दूंगा। तो ये क्या है? आप उस साइकिल की लालच में पढ़ रहे थे। यानी कि यहाँ पर वो जो साइकिल हो गया वो आपके लिए मोटिवेशन का काम कर रहा है, पढ़ने में कहीं ना कहीं आपको प्रेरित कर रहा है। तो कोई भी चीज जो आपको किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है वो प्रेरक होता है। और यहां पर चूंकि पढ़ने से संबंधित है, शिक्षण से संबंधित है, तो कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो कि किसी बालक को सीखने के लिए प्रेरित करे, वहीं प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि देखिए, जब बच्चा किसी काम में रुचि लेता है तो वह खुद से करने के लिए तत्पर रहता है। अब खुद से करने का तत्परता क्या है? वो मोटिवेटेड है खुद से उस चीज को सीखने के लिए। तो यही होता है शिक्षण में प्रेरणा का सिद्धांत। यानी बच्चा अगर मोटिवेटेड है किसी काम को करने में तो वो अधिगम अर्थपूर्ण होगा। अब ये मोटिवेशन दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो खुद का आंतरिक हो, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और उसकी जो आधारभूत जरूरतें हैं, जैसे कि पढ़ाई हो गया, खाना हो गया, रहना हो गया, ये सब भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो कम से कम वो चीज़ों को देखेगा कि उसी के बगल में दूसरा परिवार जो कि अच्छे धन संपत्ति से संपन्न है, तो वहाँ के बच्चे कितने अच्छे सुख सुविधाओं को उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं उसके मन में ये आएगा कि मुझे पढ़ लिख करके इन सभी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना है। तो खुद से वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो रहा है। वो सभी चीज़ें अपने घर में जो वो नहीं देख रहा है, उन सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वह खुद से प्रेरित हो रहा है कि मैं पढ़ लिख करके एक बड़ा इंसान बनूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा ताकि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकूं। तो यहाँ पर ये मोटिवेशन कैसा है? ये इंटरनल मोटिवेशन है, बच्चे के अंदर खुद से ये मोटिवेशन जनरेट हो रहा है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। प्रश्न के शुरुआत में मैंने आपको साइकिल का उदाहरण दिया था, जो कि बाहर से आपको मोटिवेशन दिया जा रहा है। आप खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं है, लेकिन आपको एक मोटिवेशन के तौर पर कुछ इनाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आप पढ़ने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। तो जो बाहर से आपको मोटिवेट करता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा संप्रेषण में प्रभावशीलता किन किन तरीकों पर निर्भर करती है। यानी कि इस प्रभावी संप्रेषण कैसे डेवलप किया जा सकता है कक्षा में, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला आप लिख सकते हैं उद्देश्य पूर्णता, यानी कि जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है वो किसी ना किसी उद्देश्य को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। दूसरा आप लिख सकते हैं कि बाल केंद्रित होना चाहिए जो कम्युनिकेशन हो रहा है। तीसरा आप लिख सकते हैं सुनियोजित होना चाहिए, यानी कि पहले से टीचर के द्वारा प्लानिंग किया जाना चाहिए कि किस टॉपिक पर क्या कम्युनिकेशन करना है। अगला आप लिख सकते हैं कि विषय में क्रमबद्धता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ऐसा नहीं कि आप पहले उस टॉपिक को पढ़ा दे रहे हैं जो कि बच्चे को बाद में बताना था। यानी कि क्रमबद्ध तरीके से आप बच्चे को कम्युनिकेट करेंगे किसी भी चीज़ को सिखाने के संबंध में, ठीक है। अगला आप लिख सकते हैं कि सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए। इसके अलावा आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए कम्युनिकेशन। ये सभी चीज़ों को आप जब शामिल करेंगे अपने कक्षा के कम्युनिकेशन में तो वो प्रभावशाली बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख कीजिए। तो जब बच्चा कुछ भी गतिविधि करेगा तो जाहिर सी बात है वो सक्रिय रहेगा। यानी कि ये गतिविधि आधारित शिक्षण में बच्चा सक्रिय रहता है और सक्रिय रह करके चीज़ों को सीखता है, जिसकी वजह से उसका अधिगम क्या होगा? अर्थपूर्ण होगा। दूसरा आप लिख सकते हैं खेल खेल में शिक्षण के द्वारा बालक सीख जाता है। तीसरा आप लिख सकते हैं शिक्षक रोचक एवं प्रभावपूर्ण हो जाता है। जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षक जो होता है वही शिक्षण प्रक्रिया अपनाएगा, तो शिक्षण प्रक्रिया जो है, शिक्षण प्रक्रिया वो रोचक और प्रभावपूर्ण हो जाता है। तीसरा आप लिख सकते हैं बच्चे विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों से परिचित होते हैं। अगला लिख सकते हैं गतिविधि के द्वारा बच्चों में अनेक दक्षताओं का
विकास किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों की रुचियों, उसकी एटीट्यूड और उसके स्तर को समझते हुए शिक्षण कराने से वह अधिगम में रुचि लेने लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके माध्यम से आप गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता और महत्व को बता सकते हैं। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पिछले अभी तक जितने भी वर्षों में पेपर हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।